धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और इन सब खबरों पर तबसरा, तज़किरा, चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। एक दिलचस्प लाइन आपके सामने रख रहा हूं जो कि पिछले 24 घंटे के दौरान देखने को मिली है। जब तक शपथ नहीं हुई थी तब तक एनडीए चिल्लाया जा रहा था। नरेंद्र मोदी का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल कराया जा रहा था कि बच्चा बच्चा जानता है कि पिछले 10 साल से देश में एनडीए सरकार चल रही है। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ और कल मंत्री पदों का बंटवारा हुआ, उसके बाद से मीडिया दिखा रहा है मोदी 3.0 सरकार की टीम। आप कैसे देखते हैं इसे? क्या एनडीए के बाकी नेताओं को, चाहे वो नीतीश कुमार हो या और भी दूसरे हों, उनको क्या नहीं पता है कि उनका क्या हश्र है, उनकी कितनी इज्जत है? यहाँ तक कि भाजपा के अंदर के बाकी जो एमपी हैं, आपको याद होगा जब तथाकथित रूप से मोदी 2 गवर्नमेंट जब चल रहा था, उस समय एक मीटिंग में एक एमपी ने खड़ा होकर बोला कि आप बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारी जैसे एमपी, हमने आपको चुना है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसका मतलब नहीं कि आप हमसे बड़े हो गए, हम पर आदेश इस तरह का कीजिएगा। यह यहाँ प्रजातंत्र, हालांकि सबको मालूम है कि प्रजातंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं उनके आपस में अंदर में भी। और मीडिया तो कॉरपोरेट मीडिया है, पैसे मिल रहे हैं, बोलने की औकात है नहीं, चिल्लाते रहते हैं, तो कोई खास मायने नहीं है। भोपू मीडिया कहें या लैपटॉप गोदी मीडिया कहें, जो मर्जी कहें, ये तो होना ही था जी। लेकिन फिर भी सहयोगियों को जिस तरीके के मंत्रालय दिए गए हैं, जिनके बारे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें झुंझुना थमा दिया है, वो ऐसे दबे दबे से अभी से क्यों नजर आ रहे हैं? अब नीतीश कुमार तो पैर भी छूने जा रहे थे प्रधानमंत्री के, शायद वहां तक भी वीडियो आया हुआ है। और बाकी जितने भी हैं उनका यही स्तर है, चाहे यूपी के कुछ 3, 4, 5 लेके आगे हों, बिहार के वो लोजपा के हैं 4 या 5, जो भी है, मुझे अब ये सब आंकड़ा नहीं याद है, ये लेके आगे वहां गए हों, इनको कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। ये तो सीधे प्रधानमंत्री से बात ही नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, टीडीपी को दे दिया है एविएशन मंत्रालय। बताइए, एयर इंडिया है नहीं तुम्हारे पास तो तुम वहां बैठ के क्या घंटा बजाओगे? मुफ्त में हवाई जहाज में सफर करेंगे, जब बैठेंगे तो काफी इज्जत होगी जी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी कलेजा फटफटा है मणिपुर के हालात को देखकर, और कह रहे हैं कि साल भर हो गया है मणिपुर शांति का इंतजार कर रहा है। इसे कैसे देखते हैं? पूरा देश रोजगार और शांति का इंतजार कर रहा है। मणिपुर में ज्यादा हुआ, खुलेआम रूप से नंगा मार्च करवाया गया, औरतों के द्वारा हत्याएं की गई, जबकि वहां पे डबल इंजन सरकार थी, यूपी टाइप। तो हम कह क्या सकते हैं? और जो भी हमारी जनता, हमारे सुनने वाले हैं, तैयारी नहीं शुरू किया अभी इस प्रजातंत्र के खिलाफ काम करने वालों के विरोध में, तो फिर स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं कोई और शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जी। बिल्कुल, आपने बहुत कम शब्दों में कह दिया कि प्रजातंत्र के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। खैर, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर पंजाब से, यानी पंजाब के एक शख्स से जुड़ी हुई, जिसकी हत्या कर दी गई कनाडा में। सवाल यह है क्यों? ये बड़ा दुखद स्थिति है। ये 2019 में ही गए थे स्टूडेंट वीजा लेके, अब इनको परमानेंट रेजिडेंट वीजा या जो भी बोलते हैं उनको मिल चुका था, और 28 साल के थे वहां पे। ये छोटा मोटा अपना काम भी करते थे पैसे कमाने के लिए, और इसमें कोई पॉलिटिकल या रेसिज्म तो नहीं नजर आता है जहां तक मैंने देखा पढ़ा। तथाकथित रूप से टारगेट किलिंग कहते हैं, इनके खिलाफ हो, दुश्मनी हो, कुछ हो। हालांकि ये भी कहते हैं ना इन पे कोई मुकदमा था, ना इनका कोई वैसा चरित्र था, ना किसी से दुश्मनी थी। लेकिन ये स्थितियां हो रही हैं, और मानने वालों में संभवतः कुछ जो जाकर बसे हुए भारतीय वो भी रहे हो, यानी व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ हो सकती है। क्या एग्जैक्ट मसला है पता नहीं है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे ये खबर आज एक न्यूयॉर्क से भी आई कि वहां एक शख्स ने पहले अपने भाई को मारा, मां को घायल किया और फिर खुद मर गया। भारतीयों से जुड़ी हुई है, उस पर चर्चा क्या करें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है मलावी के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई। विमान गायब हो गया सर उनका। हाँ, विमान गायब हो गया। ये वास्तव में जा रहे थे, दाह संस्कार प्रक्रिया होने वाली थी अपने ही देश में। उनके अपने मंत्री जो थे, जो 3-4 दिन पहले मरे थे,
और इसलिए वो हवाई जहाज से जा रहे थे और हवाई जहाज लापता हो गया, खुद ही गायब हो गए। वाइस प्रेसिडेंट है वहां के, और प्रेसिडेंट ने भी अपनी जो भी कहीं यात्रा पे थे वो कैंसिल की, और खोज में लगे हुए पीछे से, कह रहे हैं कि पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज तो शायद 2 या तीसरा दिन हो गया। अब मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी कहीं ऐसे जगह में इनकी जहाज गिरी हो, चूंकि अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट के अफ्रीका के उस क्षेत्र में है जहाँ की संचार का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इन लोगों के जहाज, मिलिट्री जहाज में इनका वह इक्विपमेंट क्यों नहीं होता है जो कि एक झटके से गिरने के बाद से ये लोकेशन बेकन कहते हैं, ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं। वह क्यों नहीं इनमें होता है कि अपने पोजीशन को बताएं, जो भी बचाने की उम्मीद होती है वो तो करें। जैसे हमारे जो ईरान के राष्ट्रपति मरे थे वहां भी इसका पता नहीं चला। वैसे अधिकांश जगहों में हो रहा है, और ये छोटा सा इक्विपमेंट है, ना भारी है, ना वजन जहाज का घटाएगा, हेलीकॉप्टर कुछ भी हो, और ना ही बहुत कीमत वाला है। जी बिल्कुल, आपने सही सलाह दी है। खैर, अब वो इस पर गौर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इस पर उनको विचार जरूर करना चाहिए। डेनमार्क से खबर है, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उन पर हमला किया गया है, सरे राह सरे बाजार। ये सरे बाजार तो है, और हमला इस तरह का है जो 39 साल का युवक या अधेड़ जो भी कल है। डेनमार्क के लिए वहां लोग 60 साल तक मतलब बूढ़े नहीं माने जाते हैं, मान लेते हैं। अब हमारे यहाँ भी नहीं हो रहे हैं। तो कहते हैं कि या तो नशे में थे और मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त थे जिसने मारा, ये काम किया। तो हालांकि कंधा पे धक्का दिया ऐसा नहीं है, जो खुद वहां की महिला प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, उन्होंने कहा है कि भाई मुझे बहुत झटका लगा, शॉक लगा, लेकिन अभी ठीक हो। इतने हल्ला, इतने पर जो इतना हंगामा हो गया, और पूरे यूरोपियन यूनियन की जो हेड है, चीफ है, हर जगह के राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखद संवेदना दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं कि गलत चीज हो गया है। यह यदि देखिए जनता और अपने देश के लोग देखिए कि उनके देश में जनता के साथ क्या हो रहा है, फिलिस्तीनी बच्चों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, तो उसमें नजर नहीं आता है। लेकिन उनको लगता है कि हमारे भाईचारा का है, वह उनके कौम की है। यूरोपियन यूनियन को देखें, और यूरोप आक्रमण हो गया, हम पे भी हो सकता है। अभी आप कहें तो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर पर आक्रमण हुआ, उस पर हंगामा कम था, चूंकि वह इनके थोड़ा विरोधी है। तो हम जनता, हम क्यों नहीं जुटे? ये लोग आपस में एक दूसरे के इतना भाईचारा का ध्यान रखते हैं। तो जी, लेकिन मैं इसको उलट के समझना चाहता हूँ आपसे सर, क्या वहां पर लोगों के अंदर, जनता के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है अपने नेताओं के खिलाफ? पहले स्लोवाकिया में ऐसी वारदात हुई और अब डेनमार्क में हुई। यह तो हो ही रहा है। आपने जनता का मानसिक विकृति जो किया है, सिलसिलेवार ढंग से, व्हाट्सएप के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, बेरोजगार करके, उनको नशे में डुबा के, जैसा भी हो, या धर्म की घुट्टी पिलाकर, व्यक्तिवाद के खिलाफ करके, और उसमें जहां भी आपको लगता है कि यह नेता जो है सो गड़बड़ कर रहा है, इसको लग रहा हो कि भाई एक औरत हमारी प्राइम मिनिस्टर है, कुछ हमारे लिए कर नहीं रही है, गुस्सा आ गया, आधा वो है ही है, जिस तरह की स्थिति है, मार दिया। और देखिए अमेरिका वगैरह में देखिए तो जो चाकूबाजी, गोलीबारी जो हो रही है हमारे युवक के साथ, जो कनाडा में हुआ, यह तो हर जगह फैल रहा। अपराध की जो सीरीज है वह गहराता जा रहा है। जिस तरह का युद्ध हो रहा है, उसके आर्म्स एम्युनिशंस बाकी लोगों में, काले बाजार में जो बिक रहा है, या लोग भी लेके भाग रहे हैं, सैनिक लेके जा रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, ये तो होना ही होना है। जी चलिए, अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है यूरोपीय यूनियन के चुनाव से जुड़ी हुई। नतीजों में जरा से दक्षिणपंथी क्या कामयाब होते हुए दिखाई दिए कि अचानक मैक्रो ने चुनाव का ऐलान कर दिया। 30 जून और 7 जुलाई को फ्रांस में मतदान होगा। इसे कैसे देखते हैं? डर है उनका या होशियारी है उनकी? जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ने किया, सुनाक ने, तकरीबन सर, ब्रिटेन, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्रिटेन के, बोलने में वो निकल गया। वही हालत इनकी, इन लोगों को लगता है कि स्थिति बहुत खराब हो जाए, दक्षिणपंथी बढ़ रहे हैं, और कुछ वाम भी हल्का सा अपने को स्थिर रखते हुए भी कोई घटा नहीं है। लेकिन देखिए, जो मैं बार बार कहता हूं, स्थिति जब इस भयानक स्थिति पहुंचती है, बेरोजगारी की हो और अन्य तरह की एक चीज जिसकी मैं अभी चर्चा तुरंत कर चुका हूं, वैसे हालत में देखिए यदि हम, तो जनता के पास ऑप्शन क्या है? वह बदलाव चाहती है। भारत में जनता बदलाव चाहती है, और उसमें भाजपा का भी जो वोट प्रतिशत है घटा है। वो अलग बात है कि 20 से वो बाल बाल बच गए, इधर का उधर भी हो सकता था। लेकिन बदलाव का तरीका और बदलाव का जो लक्ष्य है वह हमारे सामने नहीं है, वह जनता के सामने नहीं है। वही हालत पूरे यूरोपियन में, फ्रांस में, जर्मनी में, जितने भी दक्षिणपंथी है काफी तेजी से उभरे हैं। तो हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते। उसका उपाय एकमात्र यही है
कि जन क्रांति हो और वह विज्ञान पे आधारित होकर इस पूंजीवाद को खत्म करे, जिसके कारण हमारा वातावरण खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, युद्ध की स्थिति हो गई है और जनता के दिमाग को बिल्कुल खाली करके उसमें जहर भरा जा रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखते हैं खैर फ्रांस में क्या होता है, पर ब्रिटेन के बाद फ्रांस में जो कुछ ये घट रहा है बहुत सारे सवाल जरूर पैदा कर रहा है कि क्या यूरोप में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है सिडनी से। यहाँ पर अमेरिकी दूतावास पर क्या हो गया सर? सिडनी के प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम जूलियन असांजे की रिहाई के लिए पूरी जोर लगा देंगे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने ये अल्बानीज, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के सामने हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी मर्जी वही करेगा। दांत उन्होंने मतलब कहे तो वो वहां के एक तरह से नीतीश कुमार साबित हुए। यहाँ पे जो पागलपंथी चल रहा है या जो विरोध करने का तरीका है सिडनी में, यह पहला नहीं है कि वहां के अमेरिकी दूतावास को रात के समय में कवर करके, जो भी वीडियो से आया है, वहां के सीसीटीवी फुटेज जो है उससे पता नहीं चल रहा कौन है, ये लोग जाकर उसको काला वगैरह लगा देते करते हैं। एक मतलब प्रतीकात्मक विरोध है और पिछले 2 महीने में ये तीसरी घटना है इस तरह के लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता में इसका समर्थन आ रहा है। यानी एक तरह से भगत सिंह वाला काम कि बम फोड़ा, ये बम नहीं फोड़े, इस तरह कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि जनता को यदि आगे बढ़ा रहे हैं तो सही में उनके बीच में काम करें, ना कि ये इस तरह से कालिख पोत दिया या वहां के प्रधानमंत्री को धक्का मार दिया या उस तरह की काम कर दी। इसको जनमानस में ले जाएं, क्योंकि जो भी बदलाव होगा जनता के द्वारा ही होगा, जनता के लिए होगा और जनता खुद ही करेगी। नहीं तो कोई प्रमुख बदलाव, मुख्य बदलाव, मूलभूत बदलाव नहीं संभव है। पर जिस बदलाव की आप बात करते हैं, आपको लगता है पूंजीवाद के दौर में आप किसी विचार को लेकर इतनी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं? वही रास्ता तो नजर आ रहा है। मैंने कहा एक तो बदलाव जिसकी हमारी चाहत है वो, यानी एक समाजवादी समाज की स्थापना, दूसरी तरफ पूर्ण बर्बादी, दक्षिणपंथी हैं जो भी है, एटम बम का वो हो रहा है, जो गर्मियों का लगातार हर साल एक नए नए रिकॉर्ड ला रहा है, ठंडक में भी रिकॉर्ड आ रहा है, जो भी बर्फ की सिल्लियां, बड़ी बड़े पहाड़ियां जो भरी हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे, वो दो सब पिघल रहे हैं। और जो AQI यानी वातावरण जो खत्म हो रहा है, 5 से 10 साल, अधिक से अधिक 20 साल में हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज होना है। यह अवश्य भावी नहीं है कि समाजवादी क्रांति होगा, अनलेस कि हम लोग लड़े, नहीं तो फिर तो बर्बादी की तरफ बढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ ही रहे हैं, बढ़ते रहिए, ना जागिए ना होश में आइए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से जुड़ी हुई। दक्षिण कोरिया अब फिर से एक बार हंगामा करने जा रहा है उत्तर कोरिया के खिलाफ। अब दक्षिण कोरिया कहता है, उसने भी बैलून भेजे जिसमें इन्होंने यहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ बहुत सारे भाषण वगैरह दिए। इन्होंने फिर वो मलबे गंदे वो सब चीज वहां फेंके। अब दक्षिण कोरिया कहता है कि लाउड स्पीकर, यानी बॉर्डर पर जहां था लाउड स्पीकर लाके प्रचार करेगा। तो मुझे लगता है कि केवल लाउड स्पीकर और बैलून क्या कर रहे हैं, दूसरे के जो आइडियोलॉग हैं उनको आने भी एक दूसरे के देश में। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में होता है तो दोनों राष्ट्रपति आमने सामने खड़े होके वो बहस करते हैं एक दूसरे से। आप पूरे के पूरे जाने दीजिए, पार्टी के सदस्यों को जनता के पीछे भाषण देने दीजिए, कीजिए। ये तो अच्छी बात है कि भाई आप प्रचार कर रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सही रास्ता क्या है इसके, और आपस में लड़ाई ना करें, अस्त्र शस्त्र की लड़ाई ना करें, अमेरिका को दूर रखें। जी AI को लेकर एलन मस्क क्यों धमका रहे हैं एप्पल को? एलन मस्क को मुनाफा नजर आ रहा है। एलन मस्क बहुत बड़े बड़े कंपनियों के मालिक है, और ये जो ओपन AI जिसकी हमने चर्चा की थी, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनी है, इसका जो शुरुआती हुआ था 4-5 साल पहले, उसके संस्थापकों में से एलन मस्क भी थे। अब नहीं है, अब ये अपना अलग से X ओपन AI बना रहे हैं। अब ओपन AI जो कंपनी है जिसका चाइनीज है, और यहाँ का जो एप्पल जो मोबाइल फोन है उसमें चैट GPT, इसकी बात तो हमारी जानते होंगे कि नए तरीके का वो एक चीज आया है जिससे कि आपको सवाल पूछे कि भाई, जैसे उदाहरण के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो वो पूरी डिटेल में आपको बताएगा, 6 लैंग्वेज के साथ, लफाजी के साथ जो भी है। ये अपना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि हम बाजार से बाहर हो रहे हैं।
ये तो उसमें बैन करवा नहीं सकते। कहते हैं कि हमारे कंपनी में यदि ये लोग नहीं मानते हैं और हमारे खिलाफ इस तरह करते हैं, मोनोपोली करते हैं, हालांकि खुद ये मोनोपोली है, तब हमारे कंपनी में इनके एप्पल फोन को, आईफोन को नहीं आने दिया जाएगा और दरवाजे पे ही इनको चेक किया जाएगा, उनको बाहर रखा जाएगा, जब आप बाहर जाते हुए आपको दे दिया जाएगा। तो ये एक मतलब हंगामा है कि हम तुमसे बेहतर है, हम तुमसे बेहतर और कुछ नहीं है जी। वैसे आपने ओपन एआई का जिक्र किया, बीबीसी ने आज एक रिपोर्ट की है, अमेरिका में रह रही जो चाइनीज लड़कियां हैं वो एआई की एक टेक्नोलॉजी है DAN डैन, उससे बॉयफ्रेंड बना रही हैं, सारे दिन उससे बात करती हैं, कहती हैं ये अच्छा है इंसान से। तो हमारे यहाँ भी तो सोशल मीडिया में होता ही होता था, ओपन एआई से कर रहे हैं, टिकटॉक से भी होता था, व्हाट्सएप से तो होता ही होता था। हाँ, वही है कि इस तरह से आप सोशल मीडिया बना के जाते हैं और जो वास्तव में मिलते हैं, तो जैसे मैंने पढ़ा है बहुत सारा अंतर भी आता है। एक नॉर्मल लाइफ में मिलना एक दूसरे से और संबंध बनाना और अंततः शादी करना, वह बात है, लेकिन इससे भी उनको यदि सही लाइफ पार्टनर मिलता है तो उसमें कोई खराब नहीं है, लेकिन इसमें धोखा नहीं, वो लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है सर, वो कंप्यूटर रिप्लाई दे रहा है, मतलब मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरह उससे बातें कर रहा हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन के बातें कर रहा है। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। अब कहां तक सच्चाई है, यह तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और अपना प्रतिबिंब उस तरह का देखना चाह रहे हैं जिसमें उनका बॉयफ्रेंड कैसा हो, इस तरह की कोशिश है। तो ठीक है, अब तो आर्टिफिशियली बहुत सारा आपको टॉय भी क्या बन कल को बच्चे भी इंटरनेट से डाउनलोड किया करेंगे क्या? इंटरनेट से तो बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह का रोबोटिक्स या रोबोट्स आ रहे हैं, उसमें आपको खिलौना तो मिल ही रहा है, तकिया से लेके खिलौना तक और बाकी सब चीज हो ही रहा है। देखते आगे क्या होता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की, और सबसे बड़ी खबर यूएनएससी से है। अमेरिका जो प्रस्ताव लेकर आया था, रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो प्रस्ताव पास हो गया। सवाल पैदा होता है, इजराइल के हक में है कि हमास के हक में है? हमास के नेताओं ने कहा है कि 14 बनाम 1, रूस ने विरोध नहीं किया है, कुछ जोड़ना चाहता नहीं हुआ तो इसलिए वह एब्सटेन कर गया उस पर। तो इसलिए हमास के नेताओं ने इसकी प्रशंसा की है कि ठीक, अच्छी बात है कि यह प्रस्ताव पास हुआ, और उनका केवल एक ही मांग है कि यह 3 महीना 6 महीना के लिए युद्धबंदी ना हो, बल्कि परमानेंट हो। हालांकि उनको भी पता है इस किसी भी प्रस्ताव को, मान लेते हैं कि इजराइल मान भी लेता है, बाद में कभी भी तोड़ सकता है। इजराइल पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है, वैसे ही जैसे किसी भी दक्षिण पार्टी के नेताओं पे, उनके पार्टियों का जो भी जनता को आश्वासन देते हैं कि माने के बाद तुमको इतना नौकरी देंगे, घर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आते ही गायब हो जाता, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जहां तक इसकी बात है, इजराइल ने कहा है कि हम उस पर विचार करेंगे, कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना है कि अभी हम पूर्ण रूप से अपनी सेना नहीं हटाना चाहते हैं, परमानेंट युद्ध बंदी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पास होने की दोनों संगठनों का मानने का, क्योंकि इजराइल अभी जहां तक बोस्ट कर रहा है कि 4 को हमने छुड़ा लिया, वहीं पर जो 200-250 है, उससे ज्यादा लोगों को जो मार दिया, सिविलियंस को वहां पे, उसके कारण जो विरोध हो रहा है, लाखों लाख में लोग पूरे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में आए, यहाँ तक इजराइल में आए, जहाँ की पुलिस को वो पानी का फवारा मारना पड़ा और बाकी सब काम करने पड़े इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। जी, तो उस हालात में संभवतः, और धीमे धीमे यह भी देख रहे हैं कि इजराइल में इनके अपने जो इनके लीडर जो हैं, जो इनके साथ सहयोग था, इनके गवर्नमेंट में जो थे 2-3 हट चुके हैं और भी हटने की तैयारी कर रहे हैं, तो संभवतः ये तैयार हो जाए कि जी सवाल ये भी है सर कि एंटोनी ब्लिंकन फिर से घूम रहा है, इसी दौरे कर रहा है, यहाँ पे 8वीं बार आया, क्या वही यूएनएससी से पास हुए इस प्रस्ताव के तहत जंगबंदी करा के जाएगा, या फिर से एक बार कुछ यहाँ दंगे पंगे भड़वा के कत्लेआम बड़ा करवा के चला जाएगा? अब इन लोगों को देखिए, इन्होंने 4 अपने वो जो कैप्टिव थे उनको निकाला वहां से, 250-300 लोगों को मारकर, 3 कैप्टिव को भी मार दिया। इसकी कोई बातचीत नहीं करता है। 3 जो इनके युद्ध बंदी वहां थे, जिसमें से एक अमेरिकी भी है, एक, हाँ जी, बहुत सही बात, एक अमेरिकी भी है। वैसी हालत को ये लोग नकार रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं इजराइल, क्योंकि इजराइल ने बड़ा काम कर दिया, जिसमें अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, सारे लोग हैं। ये लोग यानी पूरी तरह से आर्म्स सबमिशन से लेके इंटरनेशनल फोरम और नेशनल फोरम से लेके उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरी तरफ में मनवाना चाह रहे हैं। उस मनवाने के पीछे वही है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर में यह जो नया फिलिस्तीन लैंड बनेगा या स्टेट बनेगा, उसका वो उसके अधिकार में जाएगा, ना कि हमास होगा।
अब एक सवाल यहाँ पे ये भी तो पैदा हो रहा है ना सर कि जो बंधकों को रिहा कराने के लिए अभियान चलाया गया उसमें खबरें चल रही हैं और सबूत मिल रहे हैं कि अमेरिका स्पेशल फोर्स जो यहाँ गाजा पोर्ट पर रुकी हुई थी उसने भी दरिंदगी वहां पे जाके की है। क्या इस वजह से अमेरिका चाहता है आनन फानन में जंगबंदी हो जाए, जांच वांच हो ही ना, मामला ठंडा पड़ जाए? यह संभव है, बिल्कुल संभव। उनकी जहाज तो पूरा का पूरा उसको डायरेक्ट कर ही रहे थे एग्जैक्ट लोकेशन की और गाइडेंस के लिए कि कहां से पैलेस्टीनियन है कहां नहीं है, नहीं तो पैलेस्टीनियन इतनी जल्दी से इसको नहीं होने देते। और वहां पे अमेरिकी फौज या उसके स्पेशलिस्ट वहां थे कि नहीं थे इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, शायद कभी ना भी है। लेकिन इस सब मिला जुला के जो स्थिति हो रही है पूरे विश्व भर में, जहां जनता का विरोध है, इजराइल का कमजोर पड़ना है, उधर दूसरी तरफ यूक्रेन का युद्ध है, पैलेस्टीनियन फोर्सेस जो रेसिस्टेंस है पूरे सब मिलके कर रहे हैं, कितना भी जोर लगा दे ना हुतीस को रोका है। इसके लिए संभव है कि ये इजराइल को फोर्स करे तैयार होने के लिए, हमास भी शायद तैयार हो जाएगा। जी, फिलिस्तीन के कुछ संगठनों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क का एक संगठन मुकदमा ठोक रहा है बाइडेन पर, ऑस्टिन पर और ब्लिंकन पर। हाँ, ये मुकदमा कर रहे हैं, पहले भी किया गया था और ये साफ कर रहे हैं कि वहां के बच्चों के जनसंहार, खासकर बच्चों का, बाकी तो जनसंहार हो ही रहा है, जो लोग कर रहे हैं उसमें इन तीनों का, बाइडेन, ब्लिंकन और तीसरा जो भी है, उनका खुलेआम हाथ में है। ना ये अस्त्र शस्त्र रोक रहे हैं, ना उसके खिलाफ कुछ वो प्रस्ताव पारित होने दे रहे हैं। आईसीसी, आईसीजे को तकरीबन इन्होंने नपुंसक सा बना दिया है। इसलिए जरूरी है कि इन तीनों पर महाभियोग या जो भी है कोर्ट जो भी उसका दे, उस तरह की चीजें लाई जाए। महाभियोग गलत शब्द है यहाँ पे। जी, अमेरिकी जो फिल्म निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं वहां पे, एक बड़ा नाम है जॉर्ज क्लूनी, वो भी बाइडेन के खिलाफ खड़े हो गए। ये बाइडेन के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन जब यहां पे इस तरह की चीजें दिखी, खासकर ये जब 350 करीब फिलिस्तीन जो मारे गए, और इसके बाद से उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ बाइडेन का खिलाफ किया और वहां जो व्हाइट हाउस से जो प्रतिनिधि थे वहां उस आयोजन में शामिल होने, उनको कहा कि जाके बाइडेन को बताओ कि हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, बहुत हो गया, बाइडेन इस रास्ते को छोड़े। बढ़िया आईसीसी को लेकर भी बोले हैं सर वो। हाँ, आईसीसी पे ही खासकर भी बोले हैं कि आईसीसी का जो अभी अगला कदम है, यानी नेतान्याहू के खिलाफ वारंट इशू करने की बात है, उस पर बाइडेन ने धमकी दी थी, इसकी इन लोगों ने काफी निंदा की है क्लूनी ने। जी, बच्चों की हत्या के मामले में इजराइल को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर अमेरिकी जो मानवाधिकार संगठन है वो बड़े खुश हैं। हर जगह के मानवाधिकार के जो भी संगठन हैं, एनजीओज हैं, पार्टीज हैं, उनको इसको वेलकम करना चाहिए और अपने जनता को बताना चाहिए कि देखो किस तरह से इजराइल इसके बावजूद भी, अब आईडीएफ तक भी ब्लैक लिस्ट हो गया, उनका गवर्नमेंट भी हो गया, वारंट निकलने जा रहा है, उनको वॉर क्रिमिनल तक कहा गया और उनको वॉर बंद करने के लिए किया, इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जनता और दिन ब दिन दक्षिणपंथ की तरफ बढ़ी जा रही है और बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन हो, इंडिया हो, इंग्लैंड में भी वहां का जो लेबर पार्टी है नेस्तानाबूद है, खत्म है, वैसा ही है जैसा वहां का दूसरा पार्टी अमेरिका में नजर आ ही रहा है। तो इन्होंने सही कहा है और सही बात है। जी, नैन्सी पेलोसी काहे नाराज हो रही है नेतन्याहू से? नैन्सी पेलोसी को अब पहले वहां के हाउस के मतलब वो अध्यक्ष थी, अध्यक्षा जो भी कहे थी, और इनको बहुत बोलने का, हमेशा सुर्खियों में रहने का आदत है, बहुत दिनों से कुछ बोला नहीं है, इनको मौका मिला है। वैसे बोल तो ठीक ही रही कि भाई नेतान्याहू जो आ रहे हैं मई में 24 जुलाई को आ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, कैसे हालत में उन्हें नहीं आने देना चाहिए। और उनसे पूछा गया, कभी तो आप बोल रही हैं जब आप वहां के हाउस की प्रेसिडेंट होती या स्पीकर होती तो क्या आप उनका विरोध करते? उन्होंने कहा कि हाँ करते। अब क्या होता क्या नहीं होता कोई मायने नहीं है, ये झूठ बोले में इनका कोई शानी नहीं है, लेकिन जो बोल रहे ठीक है तो प्रस्ताव पारित करो वहां के, लाओ कि भाई हम इनको नहीं सुनने देना चाहते हैं, या ये प्रस्ताव लाओ कि जो इनका विरोध कर रहे हैं वो बाहर निकल जाए, उस समय नहीं है, और जनता को लेकर आओ हम विरोध करें, लाखों लाख की संख्या में वहां वाशिंगटन में भर दो उसको, दम है तो। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बोलना बड़ा आसान है कि उनको यहाँ मत बोलने दीजिए, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है ताकि खुद सुर्खियों में रह सके। अगली खबर इजराइल से है। पहले यहाँ का एक मंत्री बेनी गैंट्स इस्तीफा देता है, फिर उसके बाद दूसरा मंत्री गादी सनकोट इस्तीफा देता है, और फिर कल खबर आती है कि नेसेट में जो प्रस्ताव लाया गया है हरे दिन यहूदियों को फौज में भर्ती करने का,
उसके खिलाफ जो है वोटिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं वहां के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट। ये चल क्या रहा है वहां की सरकार में सर? यह एक कम से कम मौका है, यही मौका है यदि सही में स्वतंत्र देश पूरी की पूरी दबाव डाले। अमेरिका तो दबाव नहीं डालेगा, ना ही इंग्लैंड डालेगा, लेकिन दबाव डाले इस पे, यूरोपियन यूनियन के देश सामने आए, और यहाँ तक कि अरब कंट्रीज के वो देश जो प्रो इजराइल प्रो अमेरिका वो भी दबाव डाले, क्योंकि नेतान्याहू अभी बहुत कमजोर है, उनके ऊपर केस है, उनके बेटे के ऊपर केस है। आईडीएफ कितना भी जोर लगा ले, 4 भी निकालने में उन्होंने 3 युद्ध बंदियों को मार दिया, उनके सैनिक ज्यादा समय तक आगे टिक नहीं सकते, आगे बढ़ के पीछे हट रहे हैं, और ये 2 हट गए। जहां तक हेरिडीन यहूदी हैं वो भी उसका विरोध कर ही रहे हैं, और जनता भी विरोध कर रही है। यह अभी ऐसा मौका है कि पूरे इजराइल में भी एक आंदोलन सही दिशा में जाए तो नेतान्याहू सरीखे उनकी पूरी पार्टी का नेस्तानाबूद हो सकता है। जी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है सर कि दुनिया भर के देश जो हैं वो खड़े हों इजराइल के खिलाफ बोलें, क्योंकि विपक्षी पार्टी स्टारमर की जो है ब्रिटेन में, वो कह रही है हम तो इजराइल के साथ हैं। हाँ, उन्होंने कहा, स्टारमर ने तो जब युद्ध बंदी की शुरू में प्रस्तावना लाया गया था, तो उन्होंने लेबर पार्टी से एमपी को बोला था कि जो भी युद्ध बंदी की बात करेगा उसे निकाल देंगे पार्टी से। यानी इजराइल के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों यह कह रहा है कि उसको स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और फ्रीडम दो, ताकि जितने हमास के साथ साथ पैलेस्टीनियन का कत्लेआम कर सके, और वह भी यही बोल रहे हैं। यह जनता को समझना होगा हम किसके करें। इसके कारण हो सकता है जो अभी कहा जा रहा है कि स्टारमर को बहुत भारी मात्रा में बहुमत मिलेगा, वो घट जाए, क्योंकि 86%, 86% जो लेबर पार्टी के समर्थक थे वह एंटी जियोनिज्म है, वह प्रो पैलेस्टीनियन है। वह सोचने लग गए हैं कि भाई किसी इंडिपेंडेंट पार्टी के पास जाए, जैसे ग्रीन पार्टी या सोशल डेमोक्रेट्स या दूसरे पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी हैं, क्या उनके पक्ष में जाए। यह सोच बड़ी तेजी से चल रही है वहां पे। जी, D8 के देशों को, D8 के मुल्कों को इजराइल से संबंध तोड़ लेने चाहिए, मलेशिया ऐसी मांग कर रहा है। हाँ, ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने अपना D8 बनाया है, जैसे G7 है, G20 है, उसी टाइप के लाइन पे ये लोग भी है, जिसमें खुद भी है, बांग्लादेश भी है जो अभी प्रेसिडेंट है वहां की, मतलब इस कमेटी की जो है, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, ये सब है ना। और ये लोग 2005 से मतलब ही काम कर रहे हैं, काफी इनकी इकोनॉमिकली भी काफी इनकी मजबूती है। और इन्होंने कहा है कि भाई, जैसे इजिप्ट भी है, कि इन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी इकोनॉमिक रिलेशन है इजराइल के साथ पूरी तरह से तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इसी इकोनॉमी के कारण, इसी ट्रेड के कारण इजराइल पैसे बना रहा है, और फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ने में उसको मिलिटरली, इकोनॉमिकली और बाकी तरीके से मदद मिल रहा है। अच्छी मांग है, लेकिन कहाँ होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। जी, बिल्कुल आप सही है, मांग उन्होंने कर दी, हेडिंग छप गई, सुर्खियां बन गई, बहुत है करना, असल में किसी को कुछ है नहीं, ना कत्लेआम दिखाई दे रहा है, ना ही बच्चों की जलती हुई लाशें इन लोगों को दहला रही हैं। खबर ईरान से है, यहाँ पर 28 जून को मतदान होगा, राष्ट्रपति चुना जाना है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो योग्य ही नहीं रहे चुनाव लड़ने के। अहमदीनजाद उनका नाम है। ये हाँ थे 2005 से लेके 2013, हाँ 2 साल 2 बार रह चुके हैं। और उसके बाद से 13 के बाद से इन्होंने मतलब 13, 4, 17, 18 में जब फिर से उन्होंने डाला था अपना नाम प्रत्याशी के रूप में डाला था, इनको खारिज कर दिया गया था। इन्होंने वहां के जो अयतुल्ला है उनका विरोध किया था किसी खास मुद्दे पर। वैसे ये जबरदस्त माने जाते हैं, वैसे प्रेसिडेंट थे जो इजराइल के जबरदस्त खिलाफ करते हैं, अमेरिका के खिलाफ करते हैं, प्रो फिलिस्तीन है, हर तरीके से है। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं लाया गया, क्योंकि यह सीधे के सीधे जो वहां रिलीजियस सुप्रीम है उनका खिलाफ करते हैं, तो भला कैसे चुनाव लड़ने दिया जाएगा। और ये काफी मतलब लोकप्रिय भी है, शायद जीत भी जाते हैं। जी, चलिए खैर देखते हैं, क्योंकि 6 प्रत्याशी सिर्फ मैदान में बचे हैं। खबर इराक से है, कुर्दिस्तान को अपना पेट्रोल बेचना चाहता है इराक। क्या अमेरिका इसकी इजाजत देगा, या अमेरिका से अब उसे इतना फ्रीडम मिल गया है कि वो किसी को भी अपना पेट्रोल बेच ले? ये करीब साल 1.5 साल पहले तक था ये संबंध। ये लोग कुर्दिस्तान के थ्रू जो पाइपलाइन है यहाँ से बेसिकली इराक में है, लेकिन कुर्दिस्तान ऑटोनॉमस बॉडी या ऑटोनॉमस कंट्री है, आधा स्वतंत्र कह सकते हैं, और यहाँ से तुर्की होते हुए जाता है। यानी जो गैस पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन को 1.5 वर्ष पहले बंद हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ मतभेद हो गया था हिस्से पर कि कौन किसका होगा, और तीनों के बीच में।
और अब जाके फिर बात चल रही है, तुर्की इसमें काफी जोर लगा रहा है कि भाई वो तेल आने दो, बेचना है, चूंकि उसको भी फायदा होगा, उसके थ्रू से जाएगा तो वह लेता है, उसका किराया लेता है, उसको भी फायदा होता है। और कुर्दिस्तान में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, कुर्दिस्तान में चाह रहा है, इराक पे दबाव अमेरिका ही की तरफ से होगा कि तुम जाने दो। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है, किसका फायदा होता है, इराक का, कुर्दिस्तान का या तुर्की का। लेकिन तमाम चीजें छोटी छोटी खबरों के जरिए आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं और सर उस पर बारीकी से तमाम जो पहलू होते हैं कम समय में आपके सामने रखते हैं। बहुत सारी चीजों पर बहुत बारीकी से जाकर या बहुत और अंदर तक जाकर बात करने की जरूरत होती है, लेकिन वक्त का तकाजा होता है, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।